Assalamu alaikum class. Hopefully you'll be doing fine. We are into the third module of this particular session of this fourth module, which is on sustainable supply chain management. Today we are looking at some of the uh, planning aspects of the sustainable supply chain, but also looking at the futuristic aspects of supply chain as well. यानी इससे पहले हम पर्टिकुलर ऑपरेशंस को देख रहे थे सप्लाई चेन के कि वहाँ हम किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी को अटैच कर सकते हैं। तो जो हम फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, वहाँ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि हमने सस्टेनेबिलिटी को सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी के साथ कैसे अटैच करना है। तो ये प्लानिंग एस्पेक्ट है और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को सामने रखते हुए अपनी जो ऑपरेशंस की प्लानिंग है उसको मोल्ड या चेंज या रिफ्रेश करने की डिस्कशन है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल डिस्कशन है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है आ, वो यहाँ कम से कम कंसेप्चुअलाइजेशन या स्ट्रेटजी के हवाले से डिस्कशन ज्यादा नजर आएगी। इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज जहाँ से हमारा सस्टेनेबिलिटी के हवाले से एक माइंड बनने वाला है। तो हमने लास्ट में भी डिबेट की थी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी को टैकल करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए एक कंटिन्यूम पे बहुत सारे ऑप्शंस प्लेस कर सकती है या स्पेसिफिक कर सकती है। कंटिन्यूम देख रहे हैं, कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शंस है, कुछ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन है। और इस कंटिन्यूटी में वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या रिवर्स भी जा सकती हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑप्शन हैं वो शायद कंप्लाइंस वाले हैं, जरूरतन कर रही हैं कंपनीज, रिएक्टिव स्ट्रेटजी के तौर पर कर रही हैं। उनका स्टैंस जो है वो सर्वाइवल वाला है। तो सस्टेनेबिलिटी के हवाले से जो भी कंसर्न आ रही हैं उनमें जो बहुत ही सीरियस इश्यूज है सिर्फ उनको टैकल करने के हवाले से एफर्ट्स कर रही हैं जो डायरेक्ट उन कंपनीज को हिट कर रही हैं। लॉजिकल भी है। शायद वो सस्टेनेबिलिटी के हवाले से कभी फुली अवेयर भी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी को एक फ्यूचरिस्ट फिगर चैलेंज या ट्रेंड के तौर पे भी नहीं जानती या मानती नहीं है। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शायद अभी लोग इस हवाले से कंसर्न भी नहीं है। किसी भी तरीके से हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। यानी अभी शायद वो बहुत ही बेसिक लेवल पे खड़ी हैं सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, और ये ट्रू पिक्चर है वर्ल्ड पाकिस्तानी फर्म्स की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की फर्म्स की यही पिक्चर है। दे आर मोस्ट लाइकली at a reactive and defensive stage of developing a sustainable strategy for supply chain. With the passage of time, as propagated by Megnan et al, यानी ये theoretical framework मेगनन ने दिया है, उनका ख्याल है कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट अकोमोडेटिव एंड प्रोएक्टिव। यानी इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी कंपनी को और अपनी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी होगी। इस हवाले से कंपनीज क्या करें कि वो स्ट्रेटजी बना ले, वॉलंटरी एफर्ट कर रही हो इन टर्म्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। तो इस हवाले से बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे बुक्स में और जगहों पर अवेलेबल है। उन हवालों से जो डिस्कशन है उस पे फोकस स्ट्रेटजी की तरफ है। यानी ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी एफर्ट कर सकें। शायद ग्रीन वॉशिंग लेजिस्लेशन बनने के बाद और प्रोपगेशन विदाउट एक्टिव एक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशंस को एक थॉटफुल एफर्ट प्रेजेंट करने की जरूरत है कि वो सस्टेनेबिलिटी के हवाले से एक फ्यूचरिस्ट
ओपिनियन या अप्रोच अडॉप्ट करें। हम देख रहे हैं कि दे आर गोइंग थ्रू अ planned effort, a systematic effort to do this है। तो उसमें क्या है, सस्टेनेबिलिटी के गोल्स आइडेंटिफाई होने, और सच में कि गोल्स जैसे हैं जैसे आप कंपनी के गोल्स बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आप कहेंगे हम कार्बन मिशन को मिनिमाइज कर रहे होंगे, यानी आप स्पेसिफिक गोल्स सेट कर रहे होंगे अपने लिए और उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे। हमने लास्ट मेनी मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारी की जो एफर्ट्स हैं उनको जब एवेलुएट किया, पता चला तो हमने कुछ कुछ एस्पेक्ट्स इन्वायरमेंट के ऐसे हैं जहाँ पर अपने लिए गोल्स स्टेब्लिश किए हुए हैं, चाहे वो रिफॉरेस्टेशन की आइडिया हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी को बचाने की एक नीति हो, चाहे वो अपनी जो लॉजिस्टिक्स की ओवरहेड है उसको कम करने की बात हो, या एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने का गोल हो। तो फर्स्ट स्टेप टू स्टैब्लिश गोल्स है। फिर एजुकेट योर सप्लायर्स, मैनेज योर सप्लायर्स। फिर आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोगों को फोकल पर्सन बनाया जाए जो कि आपकी स्ट्रेटजी को लेकर चलें, और फिर इस हवाले से हम बाकी अदर स्टेक होल्डर को भी टेक करते जाएं। तो अगर ये steps देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी थॉटफुल एफर्ट कर रही हैं अपनी सप्लाई साइड की और फिर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन साइड की भी, क्योंकि सप्लाई चेन का ताल्लुक सप्लाई साइड से और डिस्ट्रीब्यूशन साइड से है। तो हम देख रहे हैं कि ये साइड कर रहे हैं, बहुत सारे और ऑथर्स ने भी की हैं कि वो एक कम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक एफर्ट कर सके, जहाँ सस्टेनेबिलिटी के हवाले से कौन सा चीज हो उनको रिवॉर्ड करते हैं, और इस हवाले से मुसलसल एक कंटिन्यूस एफर्ट, कोलैबोरेटिव एफर्ट करती नजर आ रही हो। इस फ्रेमवर्क जिसको हमने पिक किया है और इसी कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी यही कह रहा है। इनफैक्ट ये उसकी ट्रू विजुअलाइजेशन नजर, पहले तो माइंड सेट चेंज, फिर आपने एक वॉलंटियर एफर्ट प्रोएक्टिव अपनानी होगी जिसका जिक्र वो कर रहा है, और फिर हमने ऐसा कर लेना है कि हम इसका एक बिजनेस केस बना रहे हैं, यानी कंपेटिटिव एडवांटेज की कोशिश कर रहे हैं, और फिर इंटीग्रेट करना है हर हर एरिया में सस्टेनेबिलिटी को सप्लाई चेन के साथ। ऐसी एफर्ट उस वक्त तक यूजफुल नहीं होगी जब तक हमें सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, गवर्नमेंट, मीडिया और बहुत सारे स्टेक होल्डर साथ लेके नहीं चलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि फिर इस इंटीग्रेशन के साथ साथ हम इस सप्लाई चेन के वेरियस स्टेक होल्डर्स की इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, उनको भी कोलैबोरेटिव पार्टनर के तौर पर लेकर चल रहे हैं। फिर हमने देखा है कि वाकई में क्या हमारी सप्लाई चेन की एफर्ट्स जो हैं वो रिजल्ट जनरेट कर रही हैं या नहीं कर रही। इसलिए भी जरूरी हो गया है कि बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस को अब अपनी कंप्लाइंस करते वक्त रिपोर्टिंग करने की जरूरत भी है। तो आप अपनी थॉरो असेसमेंट को अपनी रिपोर्ट से बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। नाउ इस चीज को सामने रखते हुए बेसिक गाइडलाइंस दी गई है, यानी सारे और डिबेट से हमें एक बात जो क्लियरली समझ आ रही है वो हम आसानी से गाइड कर सकते हैं। कह रहा है कि ना फर्म्स बल्कि सप्लायर्स भी वॉलंटरी एफर्ट, सोच समझ कर प्लान एफर्ट करें सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। लॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाए अपने इर्द गिर्द के होल्डर के साथ, और उसमें अपने सस्टेनेबिलिटी गोल्स को स्टैब्लिश करें और मैनेज करने की कोशिश करें। अपनी कैपेबिलिटीज भी बढ़ाएं सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, अपनी टेक्नोलॉजी भी लाएं, सर्टिफिकेट ले लें, यानी एक कम्प्रिहेंसिव एफर्ट होती नजर आ रही है। फिर जहां जहां आपको लगे कि लॉ काफी नहीं है वहां खुद से एफर्ट कर रहे हो, यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज हर वक्त कोशिश कर रही होती हैं कि जहां लॉ भी कवर ना करे चीज, कंप्लाइंस इशू ना हो, बट कंप्लाइंस भी एक प्रॉब्लम ना हो, चैलेंज ना हो, यानी हम कंप्लाइंस मैक्सिमम कर रहे हैं उसके बावजूद गैप्स नजर आए सस्टेनेबिलिटी में, उस हवाले से इनिशिएटिव लें और कोशिश करें। बहुत सारी कंट्रीज में कंसोर्शियम्स, प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जो कि लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसलिए एफर्ट कर रहे हैं कि जहां जहां उनको गैप नजर आए वहां वहां इंप्रूवमेंट करें। फिर वो कह रहा है बायर को भी आप सिखाएं, यानी कंज्यूमर्स को भी गाइड करें कि वो
सस्टेनेबिलिटी के हवाले से कंट्रीब्यूटर हो, चेक रखे, और ऑर्गेनाइजेशन को उस हवाले से गाइडलाइन दे रहा हो। बट ये इतना आसान नहीं है, जो कि हम सप्लाई चेन के हवाले से देख रहे हैं। बहुत सारे मसले मसाइल इसमें हैं। बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से बहुत सारी डिस्कशन भी की हुई हैं। एक तो लोग अभी तक डेडिकेशन के साथ सस्टेनेबिलिटी में काम नहीं कर रहे। जिन कंपनीज ने अपने लिए एक रोड मैप आइडेंटिफाई कर भी लिया है, और कंपटीशन की वजह से भी, कंज्यूमर डिमांड की वजह से उन पर प्रेशर है, उनकी टॉप एग्जीक्यूटिव शायद अभी इतनी कमिटेड भी नजर नहीं आ रही है। लोगों के पास ऐसा करने के लिए शायद एक्सपर्टीज भी नहीं है। दीज आर कॉमन सेंस चैलेंजेस, जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं रेगुलर चीज़ों के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, यही चैलेंजेस होते हैं। यहाँ भी ये नजर आ रहे हैं। अगर एथिकल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो वहाँ भी ये मसाइल होते हैं। तो हमें इस तरह के कॉमन सेंस चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, जो कि शायद इस सारे प्रोसेस में आ, इस बात को इंडिकेट करते हैं कि दिस इज नॉट इजी। यानी ये सारा कुछ करना इतना इजी नहीं है, बट वंस यू बी एबल टू डू दैट, आप देखते हैं इसके बहुत सारे एडवांटेजेस आ रहे हैं। कस्टमर आपके मतलब ट्रस्ट करता है आपकी साथ, उसकी रिलेशनशिप बेहतर हो जाता है। आप इनोवेशन इनोवेशन की तरफ जा रहे होते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट के कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे होते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टफोलियो स्कोप, कस्टमर के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से एक्सपोजर बढ़ जाता है। यानी वो ज्यादा से ज्यादा रेंज के प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। आपकी सेल बढ़ जाती है, इवेंचुअली रेवेन्यू या प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। इसके इकोनॉमिक रिटर्न्स तो आते ही नहीं, लॉन्ग टर्म में आते हैं। शुरू में तो लग रहा होता है कि कॉस्ट बढ़ रही है, हम सस्टेनेबिलिटी की जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें पैसा लग रहा है, बट मैनी हैव एडवोकेटेड कि आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें, और फ्यूचर जो लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होनी है थ्रू सेल्स एंड रेवेन्यूज एंड ट्रस्ट बिल्डिंग थ्रू कस्टमर एंगेजमेंट, उसको आप अपने लिए टारगेट रखें। यानी कोशिश करें कि ऐसा हो, आपका इमेज बेहतर होता है, कॉर्पोरेट की रेप्यूट बेहतर होती है। सबसे बहुत सारी एग्जांपल्स भी होते हुए देख रहे हैं कि लोगों को इसमें एडवांटेज हो रहा है। और इंटरनली लोग ऐसी ऑपरेशन के साथ ज्यादा कमिटेड होते हैं, जो कि इनका फोकस सस्टेनेबिलिटी या इको फ्रेंडलीनेस होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे? वी आर समवेयर लैगिंग बिहाइंड, हम इतना बेहतर नहीं कर पाए। और अभी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हीं चैलेंजेस का सामना कर रही है जो कि नजर आ रही हैं। इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा हौसला करने की जरूरत है, और फ्यूचर को देखने की जरूरत है। नाउ, ऑर्गेनाइजेशन अपना माइंड कैसे चेंज कर सकती हैं सस्टेनेबिलिटी के हवाले से? कुछ टॉपिक्स यहाँ, स्पेशल टॉपिक्स इस हैंडआउट में प्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें हमने सस्टेनेबल सप्लाई चेन को किससे रिलेट किया, कंपैटिटिव एडवांटेज से। ऐसे मौके पर मैं एक कैटेगरी को स्टेटमेंट करना चाहता हूँ कि जो भी हम बिजनेस कोर्सेज पढ़ते हैं, फाइनेंस रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, बहुत सारे फर्दर रिलेटेड रिलेटेड, उनका फाउंड फोकस एक ही चीज होती है। दे ऑल बेसिकली आर फोकसिंग ऑन creating options where companies could enhance their competitive advantage। यानी कोशिश ये होती है कि इन कोर्सेज को पढ़ने के बाद आप competitive एडवांटेज बढ़ा सकें दूसरों के मुकाबले में, कंपटीटर के मुकाबले में, बेटर स्टेट में हो, ज्यादा वैल्यू जनरेट कर रहे हैं अपने कंज्यूमर से। कंज्यूमर्स आप एक ट्रस्ट डेवलप कर, आपके प्रोडक्ट को समझते हो, फर्स्ट प्राइस प्रोडक्ट समझते हो दूसरों के मुकाबले में। एडवांटेज बहुत सारी indicate, one of the biggest advantages, you have multiplied profit as sales or revenues. ये one of the economic benefits of doing well है। और सवाल है आपके पास excessive profit अमाउंट मनी मिल जाती है जिसको आप रीइन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, कंज्यूमर में। तो कंपनी की ख्वाहिश ये होती है कि वो कंपेटिटिव एडवांटेज जनरेट करे। हम बिजनेस में जो भी चीज पढ़ाते हैं उसका फोकस ही होता है कि हाउ दिस कुड लीड टू कंपेटिटिव एडवांटेज। तो इसलिए हम जहाँ वो केस बिल्ड कर रहे हैं जो मैनेजर को हिट करेगा, यानी स्पेसिफिक मैनेजर्स ज्यादा इंक्लाइंड होंगे सस्टेनेबिलिटी के हवाले से इन सप्लाई चेन, बिकॉज
दिस इज कुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू competitive एडवांटेज, यानी ये competitive एडवांटेज क्रिएट कर सकता है। अच्छा सवाल है, बहुत सारे मॉडल्स, फ्रेमवर्क्स, आइडियाज अवेलेबल है। यहाँ उसने सस्टेनेबल सप्लाई चेन को एक बहुत ही बेसिक competitive के मॉडल के साथ जनरेट लिंक कर दिया कि जो चीज competitive एडवांटेज समझाती है उसके साथ लिंक कर दिया है। दिस इज द RBV, रिसोर्स बेस्ड व्यू है। रिसोर्स बेस्ड व्यू ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है वो उसके लिए competitive एडवांटेज का बाइस बनते हैं। अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो उसके लिए competitive एडवांटेज का बाइस सिर्फ तभी बनते हैं जब वो VRIO कर सकें, यानी इन क्राइटेरिया पे फिट इन आ सके। वी इन दिस मॉडल इज बीइंग वैल्यूएबल है, यानी ऐसी वैल्यू क्रिएट करें कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिन जिन एरियाज को करना चाहती है, जिनका सर्व करना चाहती है, वो उसके साथ वैल्यू एसोसिएट करें, यानी उनको उनसे बेनिफिट नजर आ रहा हो, फिर वो यूनिक हो, रेयर हो, यानी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को उतनी आसानी से कॉपी ना कर सकें। वेरी फ्यू कंपनीज बी एबल टू डू दैट। अच्छा, फिर यूनिक हो और इतनी आसानी से कॉपी ना हो सके, यानी इमिटेट ना हो सके, कोई भी और कंपेटिटर को उनको इतनी आसानी से कॉपी ना कर सके। हमने देखा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी आसानी से कॉपी नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से अगर सस्टेनेबल सप्लाई चेन को कंपेटिटिव एडवांटेज जनरेट करना है तो हमें PRI और O इनको फॉलो करना होगा, which is expected by the organization, या ऑर्गेनाइजेशन उन पे काम कर सकती हो। यानी जो O है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज और अपनी एक्सपर्टीज से इन तमाम एलिमेंट को इस्तेमाल भी कर सके जो पर हमने लिखे हैं, वैल्यूएबल, रेयर और इमीडिएट। हम देखते हैं कि हमें एक एडवांटेज भी मिल सकता है जब हमारी सप्लाई सस्टेनेबल सप्लाई चेन एक्टिविटीज जो है वो अवेलेबल हो, फिर वो एक यूनिक हो, दूसरे लोग उसके साथ एक यूनिकनेस और अट्रैक्शन क्रिएट कर पा रहे हो, यानी हो रहे हो उसकी तरफ, फिर आसानी से कॉपी ना हो सके, यानी ऐसी कैपेबिलिटीज हो जो सिर्फ हम कर सकें या दूसरे लोग सारा इस्तेमाल कर सकें। और फाइनली, यानी ऑर्गेनाइजेशन फुली इस्तेमाल कर रही है, उनसे बेनिफिट गेन कर पा रही है। तो इस लिहाज से अच्छा गाइडलाइन फ्रेमवर्क है, एक आइडिया है ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल सप्लाई चेन एडवांटेज कैसे जनरेट कर सकती है, उस हवाले से मॉडल या फ्रेम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। नाउ, तो अगर आप इसको उन एग्जांपल्स या उन ब्रांड के साथ जो हमने अब तक पढ़े हैं तो आपको नजर आएगा कि या तो उन्होंने इनोवेटिव अडॉप्ट कर ली थी, यूनिक चीज कर ली थी, या वो उसमें इतने एफिशिएंट हो गए थे कि दूसरे उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे, या फिर उन्होंने उन की एरियाज किया था जो उस वक्त जरूरत थे और उसको एक्सप्लॉइट कर गए, यानी बेनिफिट्स रीप कर लिए, या फिर वो ऐसी वैल्यू पास ऑन कर रही थी जो पूरी सप्लाई चेन के अंदर बेनिफिट दे रही थी, फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश तक। आई थिंक थोड़ा सा टफ टॉपिक है, बट एज अ यूज टॉपिक, अगर ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन है तो कंपनीज जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज जनरेट कर सकते। तो बस फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजें थी, मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी चीजें हैं। ये जो हमारे सामने टॉपिक आ रहा है ये प्लानिंग फेज का है, हम सप्लाई चेन को कैसे प्लान करें, और उसमें हम देख रहे हैं कि इनिशियली जब सस्टेनेबिलिटी डिमांड बढ़ी थी तो उसके ऊपर रेगुलेशन आ गई 60s और 70s में, जैसे मैंने आपको बताया यूनाइटेड स्टेट्स में मैक्सिमम जो रेगुलेशन आई है सस्टेनेबिलिटी में वो 70s में आई है। इसी तरह हम यूरोप देख रहे हैं जो कि एस्टेब्लिश हुई है लेट 1990s में और अर्ली 2000s में, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ फिर आपको इमर्ज होती नजर आएंगी रेगुलेशन, इनके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। तो शुरू में तो सप्लाई चेन को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो गवर्नेंस थी वो कंप्लाइंस वाली थी,
यानी हम लॉ को कंप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक रेवोल्यूशन आया है, एक ट्रांजिशन आया है। अब वहां ज्यादा से ज्यादा कंपनीज खुद से एफर्ट कर रही हैं, यानी एक प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट कर रही हैं, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बल्कि इंडस्ट्रीज, वो भी एक प्लान एफर्ट करती नजर आ रही हैं, ताकि वो कुछ ऐसे रेगुलेशन आइडियाज जनरेट कर सकें कि ये जो वैक्यूम है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स नहीं है, वो फिलअप किया जा सके। यानी जहाँ लॉ भी हमें सपोर्ट ना दे सके, वहाँ कंपनीज के जो मिलकर एफर्ट के बाद स्टैंडर्ड्स हैं वो काम आ सके। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स जिससे हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में उनको इनिशिएट कर रहे हैं और फिर वापस आकर उनकी स्टैंडर्ड्स और एस्पेक्ट्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी का सादा सवाल है, हु इज रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी स्पेशली इन द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड व्हाई। इस हवाले से गवर्नेंस एस्पेक्ट सामने आया है। यानी जो ई जी का जी है, उसकी इमरजेंसी हुई है। मैं उस फ्रेमवर्क को भी साथ साथ समझा रहा हूँ। जो ईएसजी में जी आता है उसमें गवर्नेंस का फोकस है, और गवर्नेंस का फोकस इसलिए है कि हाफ हार्टेड एफर्ट से सस्टेनेबिलिटी की एफर्ट फ्रूट्स जनरेट नहीं कर रही। हमें एक कम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म चाहिए जिसके अंदर मॉनिटरिंग, कंट्रोल, फीडबैक, रिपोर्टिंग और लीडरशिप, इस तरह के एस्पेक्ट्स नजर आए। तो गवर्नेंस बेसिकली इंश्योर करता है कि एफर्ट्स प्रॉपर्ली मैनेज हो रही हूँ और उनके रिजल्ट हो रहे हैं, और टॉप मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि एक मैकेनिज्म है वेयर डिफरेंट एक्टर्स विद इन द सप्लाई चेन, हम उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो जो सप्लाई चेन है उनको सस्टेनेबल बना सके। अच्छा, वो कह रहा है इंटरफर्म रिलेशनशिप है, यानी इंस्टीट्यूशंस का भी रोल है इसके अंदर, नॉन मार्केट कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। यानी हम कंसोर्शियम्स की मदद से, इंस्टीट्यूशंस की मदद से और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो उनका डायरेक्ट ताल्लुक हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट से हो या ना हो। हम आगे जाके देखेंगे ऐसे बहुत सारे कंसोर्शियम्स हैं जो कि रीजनल लेवल के हैं, वर्ल्ड लेवल के हैं, वो हमें गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन बता रहे हैं। सो आइडिया ये है कि एक मोमेंटम बने और हम एक प्लान एफर्ट कर रहे हो। हाँ, देख रहे हैं कि सप्लाई चेन में जो गवर्नेंस थी यानी मैनेजमेंट थी, बहुत ही रिएक्टिव थी, और उसका फोकस उन कंप्लाइंस करना था उन रेगुलेटरी चेंजेस जो कि आ रही हैं। मैंने जैसे कहा यूनाइटेड स्टेट्स में 1990s में बहुत सारी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस आ रही थी, कार्बन को कम करने की बात हो रही थी ताकि स्मॉग के इश्यू को टैकल किया जा सके, और हम किसी भी तरीके से वेस्ट को मिनिमाइज करने की, तीनों तरह की पोल्यूशन को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते थे, एयर, वाटर एंड सॉइल के हवाले से। तो लेट 80s जो है वो गवर्नेंस मॉडल जो है वो अर्ली अर्ली 70s जो है वो गवर्नेंस का मॉडल है, बेसिकली रेगुलेटरी नेचर का, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, लॉज के साथ कंप्लाइंस करने का। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि इसमें एवोल्यूशन हो रही है, हम गवर्नमेंट के साथ मिल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन जो कि कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड्स डेवलप करें कि जो कि सिर्फ गवर्नमेंट की बेस पे ना हो, बल्कि इंडस्ट्री खुद बताए कि उनके मसले मसाइल इश्यूज क्या है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, और उन पर कितना काम और कैसे काम होना चाहिए। तो दी इमरजेंस ऑफ दी वॉलंटरी, यानी 80s में और फिर 90s में हम ग्रुप एफर्ट से, इंडस्ट्री की एफर्ट से वॉलंटरी एफर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कंप्लाइंस से हम वॉलंटरी एफर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की कंप्लाइंस से पहले भी एक मॉडल एग्जिस्ट करता था, दैट वाज मार्केट बेस्ड इंटरैक्शंस। इसको हम कहते हैं कि इकोनॉमी और मार्केट की अपनी डिमांड, हम जब किसी सप्लायर या ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम इनिशिएट करते हैं तो हमें गाइडलाइंस देती थी कि आपने प्रोडक्ट बनाना है उसके स्टैंडर्ड ये होगा, जो प्रोडक्ट बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल ऐसे यूज होगा, या फिर आपने जो ये प्रोडक्ट या चीज क्रिएट करनी है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट फिलहाल क्या है, चाहे उसके ऊपर लॉ हो या ना हो। यानी मार्केट अपनी ही इंटरेक्शन के दौरान, बहुत सारे बायर सेलर्स की इंटरेक्शन के दौरान मैन्युफैक्चरर और
सप्लायर की इंटरेक्शन के दौरान गाइडलाइंस देते थे, दैट वाज वेरी लिमिटेड, वेरी फ्यू कंपनीज वर कंसर्न्ड। तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे गैप्स रह गए थे। दैट्स व्हाई फिर 60s और 70s में गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आई, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज इमर्ज हो रहे थे। उनकी नेचर ऐसी थी, वो बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस उनको मार्केट के अंदर रहते हुए मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो गवर्नेंस का जो मॉडल है, यानी ओवरऑल सस्टेनेबल सप्लाई चेन की गवर्नेंस जो है, वो फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के साथ चल पड़ी। यानी गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस की थी, उनका फोकस ये था कि इंडस्ट्रीज को गाइड किया जाए, ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड, और ह्यूमन कराई थी सिटीजन की, दिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। और इवेंचुअली फिर हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, यानी जो सस्टेनेबल सप्लाई चेन की वजह से एफर्ट्स हो रही हैं वो वॉलंटरी नहीं है। के बाद ये साबित हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन जब रिएक्शन मिनिमम कर रही है, यानी सिर्फ वहां एफर्ट कर रही है जहां गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कवर कर, हमें कॉन्फिडेंटली इजीली ये बता देना चाहिए कि गवर्नमेंट जितनी मर्जी रेगुलेशन कर ले, शायद वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि किसी भी इशू को टैकल कर सके। अभी हमने देखा है कि इंटरनेट के हवाले से जहाँ डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई है इंडस्ट्री, हमने वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड और बहुत सारे इश्यूज भी हैं, इसको गवर्नमेंट की रेगुलेशन कवर अप नहीं कर पा सकती। ऐसे मौके पर शायद ऑर्गेनाइजेशंस को, लोगों को, यूजर्स को अपने लेवल पर जाकर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी एफर्ट करने की जरूरत है, ताकि वो उन इश्यूज जो कि अनटैकल्ड रह गए हैं गवर्नमेंट की रेगुलेशन के बाद, उनको मैनेज कर सकें। शायद हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट हमें गाइड करते हैं और लोग फिर वॉलंटरी लेवल पर एफर्ट्स कर रहे होते हैं। दीज आर सम ऑफ दी गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में बहुत ही डिटेल पढ़ने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि यूके के अंदर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी के हवाले से। हम ईयू की एनर्जी के हवाले से देख रहे हैं, जिसमें CO2 इमिशंस न्यू कार्स हैं उनको रिड्यूस करने की बात है। या फिर हम सब देख रहे हैं, ताकि हम ऑल्टरनेटिव एनर्जीज की तरफ चले जाएं, रिड्यूस ऑफ टैक्सेस देख रहे हैं। या फिर हम इको लेबलिंग स्कीम के वाले से बात कर रहे हैं, जो कि यूरोप में है, ताकि ऐसे ब्रांड प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा जो कि इको फ्रेंडली हो। फिर हम वॉलंटरी स्टैंडर्ड की इमरजेंस के हवाले से गवर्नमेंट की सपोर्ट देख रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड सामने आ रहे हैं। इस तरह मल्टीपल और इवन मल्टीपल गवर्नमेंट हैं, उन्होंने अपने हवाले से बहुत सारी रेगुलेशंस की हैं। बट फिर वही बात कि वो ऐसे गैप्स छोड़ देती हैं जहां शायद अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हो सका है। तो फ्रेमवर्क रिकमेंड करता है सप्लाई चेन का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की जरूरत है, ताकि फिल किया जा सके रेगुलेशन के वैक्यूम। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंसोर्शियम सामने आ रहे हैं, जैसे क्रॉस सेक्टोरियल अप्रोचेस, थर्ड जनरेशन आ रही है, ग्लोबल लेवल का फोरम है, जो कि कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे एस्पेक्ट कवर अप कर सके जो ग्लोबल वर्ल्ड के हैं। फिर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको बेहतर कर सकें। जैसे हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट स्टewardship कॉन्सेप्ट सामने आ रही है, मेरीन स्टewardship कॉन्सेप्ट सामने आ रही है, यानी प्लेटफॉर्म इमर्ज हो रहे हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने रेलेवेंट इंडस्ट्रीज को गाइडलाइन दे सकें। कुछ ऐसी कंपनी जो खुद एफर्ट से मार्क कर रही है, बोट यूके कर रही है, पटागोनिया, इनकी हमने बहुत सारी केसेस में एग्जांपल्स देखी है। फिर हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो जॉइंट एफर्ट्स हो रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्लोबल लेवल की एफर्ट्स हो रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि वॉलंटरी इनिशिएटिव जो है वो इंडिविजुअल कंपनी से ग्रुप और फिर वर्ल्ड लेवल की एफर्ट्स नजर आ रही हैं, और इस हवाले से बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, जैसे कि फेयर ट्रेड, जैसे कि एथिकल ट्रेडिंग इनिशिएटिव, जैसे कि रेन फॉरेस्ट अलायंस, जो कि कोशिश कर रहा है कि बायोडाइवर्सिटी की रेन फॉरेस्ट को में सस्टेन किया जा सके। और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, खास तौर पर सर्टिफिकेशन लाइक ISO 14,000, जिसको हमने देखा था लास्ट, वो भी इन्हीं तरह के कंसोर्शियम से वॉलंटरी एफर्ट से स्टेब्लिश हुई है।
आई थिंक दैट्स फॉर टुडे। थोड़ा सा हैवी सेशन, हम बहुत सारी सस्टेनेबल सप्लाई चेन की कंसेप्चुअल लेवल की, सपोर्ट लेवल की चीज़ों को भी साथ साथ देख रहे हैं, जिसमें कंपेटिटिव एडवांटेज के साथ कैसे रिलेट करना है। फिर हमने देखना है कि गवर्नेंस मैकेनिज्म कैसा होता है सस्टेनेबल सप्लाई चेन के हवाले से। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी एफर्ट्स हो रही हैं, और गवर्नमेंट से रेगुलेशंस के साथ साथ वॉलंटरली बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने लिए गाइडलाइन कर रही हैं, ताकि सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट को कवर किया जा सके। होपफुली वंस वी बैक टुमारो, तो हम इसके फाइनल सेक्शन में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कंपनी से क्या डिसीजन पकड़ी है और कैसे काम कर रही है। तो हम कंपनीज के मिशन, विजन और इस तरह की एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या चेंज आया है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सका है। सी यू इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट सेक्शन।